स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की प्रगति में अन्नदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कड़ी मेहनत के साथ अन्न उपजाते हैं और हमारी खुशहाली का कारण बनते हैं। साथ ही साथ देश की समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कृषि में सामयिक कार्यों के विषय में, और इस विषय पर मेरे साथी दिनेश शर्मा श्री शिवराम सिंह रघुवंशी जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, जो अधिष्ठाता हैं खुरई कृषि महाविद्यालय में। किसान भाइयों, बरसात का मौसम है, खरीफ फसलों बढ़वार पर हैं। आज हम हैं जिला सागर के कृषि क्षेत्र में और हमारे साथ इस समय हैं कृषि महाविद्यालय खुरई के अधिष्ठाता डॉक्टर शिवराम सिंह जी रघुवंशी जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ देख रहे हैं कि फसल बहुत बढ़िया है, बढ़वार अवस्था में है। तो इस समय जो खरीफ फसलें आपके क्षेत्र में बोई गई हैं, उनमें कौन से सामयिक कार्य किसान भाइयों को करना चाहिए जिससे उत्पादन अच्छा मिले? दिनेश जी, इस बार जो खरीफ फसलों की बुआई हुई है, तब से लेके अभी तक करीब पूरा 100 महीने लगातार पानी बरसा है, इसलिए फसलों की स्थिति थोड़ी सी हल्की कमज़ोर टाइप की है। जैसे अपन देख रहे हैं कि अपने जो अपन सोयाबीन खेत में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि इस बार फसल की ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई और समय हो गया है, इसलिए इसमें फूल आ गया है। तो अपन किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि अब जैसे अपन जिस खेत में खड़े हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरे सोयाबीन में फूल आ गया है, और अब जहाँ जहाँ भी सोयाबीन है और जिस अवस्था में है उसमें सभी सोयाबीन की किस्मों में फूल आ चुका है। तो अब फूल आने के समय में किसान भाइयों को पहली सलाह तो ये है कि वो किसी भी वृद्धि कारक टॉनिक का इसमें स्प्रे ना करें, क्योंकि किसान खेती करता है कि हमारी अच्छी फूल आए, फूल के बाद फली आए और फली से हमको अच्छी उपज मिले। यदि इस अवस्था में किसान भाइयों ने गलती से भी किसी वृद्धि कारक टॉनिक का स्प्रे कर दिया तो जो फूल है ना ये ख़त्म हो जाएगा और किसान भाइयों को पौधे तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन क्या उपज घट जाएगी। तो पहली सलाह यही है किसान भाइयों के लिए कि फूल आने के बाद कोई सी वृद्धि कारक दवा का टॉनिक का छिड़काव ना करें। दूसरा, इस समय किसान भाई अपने खेतों का सतत भ्रमण करें। जैसे सोयाबीन में के हम देखते हैं कि इस समय में अंदर खेत में 4 बजे के आसपास देखने जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि यदि कोई इल्ली दिख रही है शाम को उनको, यदि नहीं दिख रही है तो खेत के करीब 25 से 30 फीट अंदर जाकर दोनों लाइनों के बीच में अपनी सफ़ेद टॉवल बिछाकर उस पौधे को झड़ाएं। उसमें यदि छोटी सी बिल्ली दिखती है तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी और बढ़ने के बाद पौधे पे आक्रमण करेगी। आक्रमण सबसे ज़्यादा कहाँ करती है वो? एक तो फूल पे करती है और दूसरा फूल के बाद जो फली बनती है, खासकर वो फली को खा कर नीचे टपका देती है। तो वहाँ पे क्या किसान का पूरा नुकसान होता है। और दूसरा क्या रहता है कि हम देखते हैं कि खेतों में यदि कोई सी भी जो सोयाबीन के हमारा पौधा है उसमें ऊपर की जो है उसमें यदि हल्की सी रिंग बनी हुई है, जिसको बोलते हैं चक्रवृंग का अटैक या गडल बिटल का प्रभाव, तो और उसके ऊपर क्या होता है, पौधा सूख जाता है या लटक जाता है। उसके बाद पौधे की वृद्धि रुक जाती है और उसमें अंदर पूरा तना उसका सड़ने लगता है। तो इन सब से बचने के लिए जो एक हमारे दवा आती है वो लेमडा साइलोहेथ्रिन, इसका छिड़काव करें तो इसका कोई फूलों पर भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। और दूसरा क्या रहता है कि इल्ली और गडल बीटल, इनसे इसकी रोकथाम होती है और इससे के दवा के प्रभाव से करीब हमारी 15 से 18 दिन तक फसल सुरक्षित रहती है। तब तक पौधा हार्ड हो जाता है और लगभग पूरी फली बन जाती है। इसके बाद फिर क्या होता है कि ऐसे अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मौसम खुल गया है तो वहाँ पे फसलें अच्छी हैं, खेतों में नमी नहीं है। अब यदि हमारा दूसरा स्पेल आता है इसका मानसून का और पानी फिर लगातार यदि बरसता है तो उस टाइम भी हमारे किसान भाइयों को ये निरीक्षण करना है कि हमारी फली टपकने वाली समस्या के खेतों में तो नहीं आ रही। यदि वो आती है तो फिर इसी दवा का हमको एक बार स्प्रे रिपीट करना है। और साथ साथ में क्या है कि जो हमारा एक फंजीसाइड आता है उस फंजीसाइड को भी इसमें मिक्स करना है। तो उससे क्या रहता है, कभी कभी फफूंद लगने से भी फली झड़ने लगती हैं, तो उससे भी बचाव हो जाएगा।
और इनके बाद हमारी सोयाबीन की फसल जैसी अवस्था में वैसी किसान भाई प्राप्त कर लेंगे और उनकी कटाई लायक अच्छी हो जाएगी। तो ये सोयाबीन में खासकर ध्यान रखें और अपनी सोयाबीन की अच्छी उपज लें। किसान भाइयों, इस कृषि क्षेत्र में जो सोयाबीन की फसल है लगभग 50 से 55 दिन की हो गई है और आप देख रहे हैं कि ये फूल अवस्था में फसल है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर कोई इल्ली का प्रकोप होता है तो कैसे उसकी जांच करना चाहिए, फिर उसकी दवा का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, आप कितनी अच्छी मेहनत कर लें, अच्छे बीज बोलें, अच्छी खाद दे दें, खूब जुताई कर लें, लेकिन ये कीट और रोग आपकी फसल को चट कर जाते हैं और आपकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो ये वो समय है जब आप कीट और रोगों से के प्रति जागरूक रहें और उन पर नियंत्रण करें। रोगों की बात करें डॉक्टर साहब, तो इस समय सोयाबीन की फसल में कौन कौन से रोग आ सकते हैं, कैसे उनका नियंत्रण होगा? वैसे खासकर हम देखते हैं कि हमने सोयाबीन का प्रॉपर बीज उपचार किया है तो सोयाबीन में क्या हो रहा है कि देखने में रोग तो नहीं आते। रोग स्टार्टिंग में क्या होता है, कहते हैं हमारा उगटा रोग आ जाता है, सूखने लगता है, तो वो अवस्था इसकी निकल चुकी है। और जिन किसान भाइयों ने अच्छे हमारा फंजीसाइड से, फफूंदनाशक दवाई से, कीटनाशक दवाई से, राइजोबियम कल्चर से उपचार किया है तो उनमें रोगों की समस्या देखने को नहीं आएगी। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा ये आती है अवस्था कीटों की। तो सबसे पहला अब क्योंकि जो अपन जिस अवस्था में बात कर रहे हैं यहाँ पर खरपतवारनाश की पूरी अवस्था निकल चुकी है, क्योंकि हमारा पूरा सोयाबीन करीब 1.5 महीने से ऊपर का हो चुका है। तो इस टाइम पूरा फूल बन के और फली तरफ बढ़ेगा। तो इस टाइम जब फूल आ रहा है तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि कोई फूल खाने वाली इल्ली का प्रकोप तो नहीं है। और साथ साथ में गडल बीटल, जिसको चक्रभंग बोलते हैं, उस किसान अपनी भाषा में उसको रिंग कटर भी बोलते हैं। किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद किसान भाइयों, आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर आपको चर्चा में शामिल करते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं कृषि के सामयिक कार्यों के विषय में। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि फसल पीली पड़ने लगती है, तो ये किस बात के लक्षण है? अभी तो जैसा जो लगातार पानी दिनेश जी, जो लगातार पानी बरसा है ना, उसके जल भराव की वजह से हल्का सा पीलापन आया है। अब जैसी लगातार धूप खिलेगी फसल हमारी हल्की हरी होने लगेगी अपने आप ही। क्योंकि किसी फसल में पीला मोजेक रोग आ गया जिसको, तो उसका क्या उपाय है? तो दिनेश जी, जो अपन देखते हैं कि जिसको हम बोलते हैं पीत रोग बोलते हैं या येलो मोजेक रोग बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा समस्या आती है हमारी उड़द की फसल में। तो अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ इस साल सोयाबीन की बुआई करी किसान भाइयों ने, लगातार वर्षा होने से उनका सोयाबीन किसी वजह से ख़राब हो गया, तो या कई किसान भाइयों ने पूरी शुद्ध अपनी उड़द की फसल लगाई है, तो वो किसान भाई भी इस अवस्था में, जबकि वो 1.5 महीने की फसल वो हो रही है, तो इस टाइम देखें कि उसमें पीला मोजेक रोग तो नहीं आ रहा है। और पीला मोजेक रोग जो है ना, एकदम जब आता है ना तो फिर बाद में उसको हम नियंत्रण नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमको इसी समय देखना है। सभी किसान भाई शाम को 4 बजे के आसपास अपने खेतों का भ्रमण करें और देखें, बीच में जाकर रोड किनारा या मेड़ के किनारा ना देखें, वो जहाँ खेत के अंदर करीब 25 से 20 फीट अंदर, और वहाँ देखें कि उनको यदि हम पौधों को हिलाते हैं तो सफ़ेद मक्खी उड़ते हुए तो नहीं दिख रही। यदि कहीं सफ़ेद मक्खी दिख रही है तो समझ जाओ कहते हैं कि वो येलो मोजेक जो रोग होता है ना, उसके विषाणु को लाने का काम कर रही है। तो उसके नियंत्रण के लिए, सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण करने के लिए इसी समय हमारे उर्द में भी फूल आ रहा होगा, तो उस अवस्था पर जो इमिडाक्लोप्रिड दवाई आती है उसका स्प्रे कर दें। और बाद में देखते हैं कहते हैं कि ये क्योंकि अपनी उर्द की फसल जो है ना बहुत कम समय की रहती है, तो इस समय यदि हमने इसका सफ़ेद मक्खी आ रही है उसका स्प्रे कर दिया तो सफ़ेद मक्खी ख़त्म हो जाएगी। तो उससे क्या रहेगा, हमारा येलो मोजेक रोग से वो बची रहेगी। और फिर एक जब पूरी फूल से फली बन जाएगी उस समय भी इसका दूसरा स्प्रे एक बार और रिपीट कर दें तो पूरी फसल हमारी पककर तैयार हो जाएगी। और ये ध्यान रखें कि उस समय यदि हमारा मानसून का दूसरा दौर आता है
तो खेत में जल भराव की स्थिति न बने। तो अभी हमको अनुभव हो गया होगा, तो खेत में यदि पानी बरसता भी है तो बह के बाहर निकल जाए, ऐसे साइड से नाली बना दें, मेड़ के वहाँ से पानी निकलने जगह दे दें। तो उस टाइम क्या होता है, नहीं ज़्यादा पानी भर गया तो हमारी फिर फली बनने वाली है, तो फली टपने की समस्या, खेत में घुसने में समस्या, कई समस्याएं आती हैं। उनसे बचाव के लिए खेत से जल निकासी की व्यवस्था अभी से रखें, क्योंकि अब जो मौसम खुला है, हो सकता है 10-15 दिन बाद दोबारा पानी आए, और आना भी चाहिए। आएगा तभी जो फसल हमारी पक्के प्राप्त होंगी। तो उस समय के लिए जल भराव की स्थिति से बचें, और बचने के लिए निकास की व्यवस्था करें। डॉक्टर साहब, ये तो आपने सच कहा है कि यहाँ जो है, जो रोग पीला मोज़ेक के बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो दिख तो नहीं रहा, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ऐसी एक कहावत है। तो इसके पहले हमें ये देखने में आया था कि फसल एकदम पीली हो गई और सूख जाती थी, तो किसान चिंतित तो रहता है, इसलिए जानकारी उन तक पहुँचाना आवश्यक होता है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई पीला मोज़ेक की बात। अगर मान लो कोई कचरा अगर इस समय भी खेतों में है, अगर खास तौर से सोयाबीन फसल में, तो क्या करें किसान भाई? देखो, सोयाबीन की फसल है अपनी, खासकर उड़द की फसल है, इसमें जो हमारा कचरा नियंत्रण का जो दवाई का स्प्रे करते हैं वो अनुशंसित रहता है 18 दिन से लेकर 22 से 24 दिन तक। इस समय में इसका यदि नियंत्रण कर दिया है तो वो पूरा अच्छा नियंत्रित रहता है। बाकी इस समय यदि कोई कचरा है तो या तो उसको किसान भाई हाथ से निकाल दें, क्योंकि कचरा कम ही होगा तो हाथ से निकाल के हटा सकते हैं। और इस समय दवाई कोई सी भी स्प्रे ना करें, क्योंकि वो कचरे मारने दवाई है, फूल को नष्ट करेगी, इसलिए हमारा डायरेक्ट बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस समय हम किसान भाइयों से कहेंगे कचरा मारने की किसी दवा का स्प्रे ना करें, और यदि थोड़ा बहुत कचरा है तो उसको चलते फिरते हाथ से निकाल दें, वो निकल जाएगा। और फूल अवस्था में तो बिल्कुल भी न करें, अगर आप खेत में घूमेंगे तो फूल टूट सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई ये देखने में आया कि जो कचरा और इल्ली ना है तब भी इल्ली की दवा या कोई कीटनाशक मिला के उसको छिड़क देते हैं, ऐसा करना चाहिए? तो दिनेश भाई, ये जो आपने प्रश्न किया है, ये तो लगभग क्या है कि आजकल मजदूरों की खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो किसान भाई क्या सोचते हैं कि जब अनुशंसित समय है अपना कचरा नियंत्रण का 18 से लेकर 24-25 दिन की अवस्था में, उसी समय बहुत से किसान भाई कीटनाशी दवाई भी उसमें मिला देते हैं। और जबकि आप भी जानते हैं, किसान भाई भी जानते हैं, हम भी समझते हैं कि कचरा ज़मीन पर उगता है और इल्ली का प्रकोप पौधे के ऊपर होता है। तो यदि हम कचरा नाशक दवाई का छिड़काव जो खाली नाली हैं, जब सोयाबीन हमारा 18 से 25 दिन का होता है, समय बहुत छोटा होता है, तो जो खाली ज़मीन है उसमें हमको कचरे नाशक दवाई का स्प्रे करना चाहिए, इससे कचरा पूरा ख़त्म हो जाए। और उसी में क्या रहता है, किसान भाई अपनी कीटनाशक दवाई मिला देते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जो छिड़काव करते हैं वो सोचते हैं पौधे पे भी पड़ जाए और ज़मीन पे भी पड़ जाए, तो हमें परिणाम पूरा नहीं मिल पाता। और पूरा परिणाम लेने के लिए जब आप कचरानाशक दवाई का छिड़काव कर रहे हैं तो उस समय कीटनाशक दवाई का उसमें मिलाएं ना। किसान भाइयों, कचरा जो है केवल प्रारंभिक अवस्था ही में होता है, जैसे 15 से 20 दिन तक, और तब तक कोई इल्ली नहीं आती, ऐसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कोई कीट नहीं आता, इसलिए ज़रूरत नहीं है। हमारे किसान भाई ये सोचते हैं पहले ही डाल दो आएगी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब? बिल्कुल होता है, क्योंकि जब अपन ने फसल लगाई है तो सब कचरा का जो प्रभाव है, आपको बता दें दिनेश जी कि सोयाबीन में यदि हमने शुरू के 25 दिन कचरा फ्री रख लिया खेत को, हमारा सोयाबीन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कचरा जो है ना, शुरू के 20-25 दिन में सोयाबीन से बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता करता है। उस टाइम यदि कचरा हावी हो गया तो सोयाबीन दब जाएगा और पूरा सोयाबीन की खुराक कचरा खा जाता है। इसलिए किसान भाइयों से ये विशेष सलाह है कि शुरुआत के 25 दिन तक कचरा मुक्त रखेंगे तो बाद में सोयाबीन इतना अच्छा हो जाएगा कि कचरा निकल ही नहीं पाएगा, बेफिक्र ही हो जाएगा। किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है।
आइए एक बार फिर आपको चर्चा में शामिल करते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं कृषि के सामयिक कार्यों के विषय में। अब डॉक्टर साहब ये बात है कि जैसे फूल है और बढ़िया फसल भी है इस साल, तो इसमें अब फली भी आएंगे, अच्छी फसल हो, तो आगामी दिनों में खास तौर से सोयाबीन की फसल में किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? आगामी फसल में जैसे हमने अभी बताया किसान भाइयों को कि अपने खेतों का सतत निरीक्षण करें, और निरीक्षण करने में बस उनको ये ध्यान रखना है कि खेत की मेड़ के पास से देखें ना कि बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मैं बता दूं शर्मा जी आपको, एक मेड़ के पास में सोयाबीन अच्छा रहता है। अच्छा, अभी आप इस खेत में देख लेना कि मेड़ के पास खेत बढ़िया रहेगा, अंदर जाएंगे सोयाबीन थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। तो अंदर जाकर देखें तो वहाँ पर यदि जो मैंने शुरुआत में बताया था कि अपनी सफ़ेद टॉवल को ले जाएं और दोनों लाइनों के बीच में बिछा के उसको झड़ा कर देखें, और शाम को समय 4 बजे के बाद, तो उस टाइम जो भी कुछ हानिकारक कीड़े वगैरह इल्ली वगैरह होंगी वो हमको निरीक्षण करें, और उसके अनुसार फिर अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय और जो भी आपके संपर्क में हैं कृषि अधिकारी, उनसे सलाह लेकर उपयुक्त दवाई का छिड़काव करें। और ये फिर भी किसान भाइयों से कह रहा हूँ कहते कि दवाई जब उनको समस्या दिखे उसका फ़ोटो बना लें, फ़ोटो खींच लें, उसका वीडियो बना लें, और सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक उनको सलाह है वो कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय, वहाँ से लेके सही दवा का स्प्रे करें, सीधे दुकानदार से ना लें। क्योंकि क्या होता है कहते कि किसान तो परेशान रहता है, उन्होंने बोल दिया साहब इसको भी डाल दो, इसको भी डाल दो, आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो वो थोड़े भ्रम में आ जाते हैं। इसलिए भ्रम की स्थिति से बचने के लिए अनुसंधान केंद्रों से सलाह लेकर फिर दवा का छिड़काव करें। और साथ साथ में क्या होता है कि हर 8 दिन में और 15 दिन में जो अपना राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है उसकी एक एडवाइजरी जारी होती है, उसकी PDF आती है। तो आजकल क्या है, इतने किसानों के ग्रुप हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय, तो उसमें जो सलाह आती है समसामयिक सलाह है कि वो सब सोयाबीन का ही अनुसंधान करती है, तो उसमें कैसा ये करना है, ये देखना है, उसके अनुसार अपना प्रबंधन करें तो ज़्यादा उनको लाभ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी हासिल करें और अपनी खेतीबाड़ी में उसका उपयोग करें। डॉक्टर साहब, अगर हम वर्षा काल की जो दलहनी फसलें हैं जैसे उड़द है, मूंग है, या जिन किसान भाइयों ने अरहर लगाई है, तुअर, तो पहले उड़द की बात कर लेते हैं। उड़द में क्या सामयिक कार्य करना चाहिए, उत्पादन अच्छा है? अब इसमें तो उड़द में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख समस्या रहती है वो इस समय की रहती है, सबसे ज़्यादा येलो मोजेक रोग की। उससे बचाव करने के लिए हमारा जो हमने बताया था कि सफ़ेद मक्खी का देखें, यदि सफ़ेद मक्खी का प्रभाव है, अटैक है, तो इसमें आने के बाद उपचार नहीं होता। सफ़ेद मक्खी का आने के पहले उसको यदि मार देंगे तो वायरस को लाने का काम ख़त्म कर देगी। तो इसी समय वो ध्यान रखें। और मूंग में और अरहर में खासकर अब ये कहना कि अभी जो जितना भी पानी से नुकसान हुआ है, बस जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था रखें कि जल निकास यदि कहीं आगे पानी ऐसे लगातार आता है तो उससे खेत में जल भराव ना हो पाए। और दलहनी फसलें जल के प्रति, भराव के प्रति अति संवेदनशील होती हैं, तो उससे वो केवल बैठ जाती हैं, और बैठ गई तो उनका जीवन तो बच जाता है लेकिन उपज एकदम से घट जाएगी। तो किसान भाई अपने मूंग में, उड़द में और अरहर में जल भराव की स्थिति से बचने के लिए खेत से जल निकास की सही व्यवस्था करें। डॉक्टर साहब, आप इतनी बढ़िया जानकारी दे रहे हैं, मन तो नहीं हो रहा आपसे कि आपसे निरंतर कुछ ना कुछ पूछते रहें, लेकिन अंत में पूरे प्रदेश के किसानों को जो खरीफ फसलें जिनने बोई हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और रबी मौसम की जो तैयारी खाली खेत है उनको क्या कहना चाहेंगे? शर्मा जी, मेरे सब किसान भाइयों को एक सलाह रहेगी कि जो भी है किसान भाई बीज स्वयं का बनाने की कोशिश करना चालू कर दें। क्योंकि हम देखते हैं कि अकेला बीज एक तरफ और पूरी व्यवस्थाएं एक तरफ, यदि किसी वजह से बीज में कोई मिस्टेक निकल गई तो किसान की पूरी व्यवस्था फेल हो जाती है। तो किसान भाई स्वयं का बीज बनाएं। बीज बनाने के लिए कम बीज अनुसंधान केंद्र से लेके आ जाएं, और बुआई के पहले चाहे रबी मौसम की बुआई चाहे खरीफ की बुआई की हो, अब खरीफ का मौसम तो निकल गया है, तो सब किसान भाई प्रत्येक बीज का अंकुरण परीक्षण बुआई के पहले ज़रूर कर लें। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि ये वो समय है जब आप फसल की देखरेख करें, आप ये देखें कोई कीट तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। और डॉक्टर साहब ने बताया है कि बीज ही सबसे पहली बात होती है कि बीज के माध्यम से आप फसल को अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। बीज अच्छा होगा तो अंकुरण अच्छा होगा। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपादति, अर्थात अच्छे बीजों को अच्छे खेतों में बोकर भरपूर पैदावार लें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, दिनेश जी, धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि जो हमारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने आपको सामयिक सलाह दी, चाहे बात सोयाबीन की हो, बात उड़द, मूंग या मक्का की हो,
या जो खाली खेत है आगे क्या करना है, जिन किसान भाइयों ने फसल किसी कारण से नहीं हो पाए उन्हें क्या तैयारी करना चाहिए, इस संबंध में जानकारी दी। उम्मीद है जानकारी का लाभ आप लेंगे। किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 9.7 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचे 20,000 करोड़ रुपए। किसान एफपीओ के माध्यम से उत्पादों का दायरा बढ़ाएं। मध्य प्रदेश में फूलों की खेती बन रही लाभ का धंधा। मूली की उन्नत किस्में लगाएं। गन्ने में कंडुआ रोग का नियंत्रण। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की। इस दौरान उन्होंने 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में रुपए 20,500 करोड़ से अधिक की राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद थे, जिन्होंने मंच से जनता को संबोधित किया। पीएम किसान योजना के तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को हर साल रुपए 6,000 की वित्तीय सहायता देती है। यह राशि साल में 3 बराबर किश्तों में दी जाती है, यानी हर 4 महीने में रुपए 2,000 की एक किश्त सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान योजना की शुरुआती फरवरी 2019 में हुई थी। तब से लेकर अब तक 19 किस्तों के माध्यम से कुल रुपए 3.69 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाकर स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प में मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी लक्ष्य की पूर्ति और प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों में कार्य आरंभ कर दिए हैं। प्रदेश के औद्योगिकीकरण में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर लगभग 55 लाख हेक्टेयर हो गया है। किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए 32 लाख सोलर पंप बांटने का कार्य आरंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में समृद्ध एफपीओ आत्मनिर्भर किसान विकसित भारत संकल्प के अंतर्गत एफपीओ फेडरेशन मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित एफपीओ डायरेक्टर समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फूड प्रोसेसिंग को 5% से बढ़ाकर 95% ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों को फूड प्रोसेसिंग से जोड़ा जा सकता है। एफपीओ केवल फूड प्रोसेसिंग ही ना करे, बल्कि वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में भी योगदान दे। एफपीओ के माध्यम से किसान अपने उत्पादों का दायरा बढ़ाएं। राज्य के उद्यानिकी विभाग के अनुसार 2021-22 में फूलों की खेती 37,647 हेक्टेयर में की जा रही थी, जो 2024-25 में बढ़कर 42,978 हेक्टेयर हो गई है। इस अवधि में उत्पादन में 86,294 टन की वृद्धि दर्ज की गई है। यह दर्शाता है कि सरकार की नीतियों का सीधा लाभ किसानों को मिला है। 1-2 एकड़ भूमि वाले किसानों के लिए फूलों की खेती लाभकारी साबित हो रही है। सरकार उन्हें पारंपरिक फसलों की तुलना में ज्यादा आय देने वाली फूलों की खेती के लिए प्रेरित कर रही है। तकनीकी मार्गदर्शन, उन्नत बीज और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर छोटे किसानों की लागत घटाई जा रही है और मुनाफा बढ़ाया जा रहा है। राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा हाईटेक नर्सरी, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम और बाजार से जोड़ने के लिए क्लस्टर आधारित योजनाएं लागू की जा रही हैं। पिछले वर्ष उद्यानिकी फसलों का रकबा 14,438 हेक्टेयर बढ़ा, जिसमें 5,329 हेक्टेयर फूलों का योगदान है। छोटे किसानों को वैश्विक तकनीक से जोड़ने हेतु ग्वालियर में 13 करोड़ रुपए की लागत से एक हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी स्थापित की जा रही है। इस नर्सरी से किसानों को गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री, प्रशिक्षण एवं नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्राप्त होगी। वैसे तो मूली पूरे साल लगाई जा सकती है, फिर भी सीजन के मुताबिक किस्मों का चयन ज्यादा बेहतर होता है। मूली किसी भी भूमि में हो सकती है, बशर्ते भूमि में जीवांश तथा जड़ के विकास के लिए मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए। बीज की मात्रा 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर डालकर कतार से कतार 25 सेंटीमीटर, पौध से पौध 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
लगाने की वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं। गोबर खाद 200 क्विंटल, 200 किलो यूरिया, 250 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। मूली की किस्मों में पूसा देसी अगस्त से अक्टूबर, पूसा रेशमी मध्य सितंबर से नवंबर, जापानी व्हाइट अक्टूबर से दिसंबर, पूसा चेतकी अप्रैल से अगस्त, पूसा हिमानी दिसंबर से फरवरी में लगाई जा सकती है। साथ ही सिंचाई 7 दिनों के अंतराल से करें तथा निदाई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाना आवश्यक कार्य मानकर करें। कुछ संकर किस्में भी अच्छा उत्पादन देती हैं, जैसे अर्का निशान, जापानी स्किलैक, लौंग आदि का चयन भी किसान भाई कर सकते हैं। कंडुआ रोग वैसे तो बहुत फसलों में आता है और फसल को हानि पहुंचाता है। गन्ने में भी कंडुआ रोग आता है। इस रोग की विशेषता है कि जब पौधा पूरी तरह परिपक्व होने लगता है तब इसका प्रकोप दिखता है। पौधे के सिरे से चाबुक के आकार की संरचना निकलती है जिस पर झिल्ली चढ़ी रहती है। उसी झिल्ली में काला चूर्ण जो फफूंद के द्वारा बना होता है दिखाई देता है। हवा से झिल्ली फट जाती है और काला चूर्ण अन्य स्वस्थ पौधों पर प्रभाव डालता है। इसके नियंत्रण के लिए जिस खेत में यह रोग आया है वहां दूसरी फसल नहीं लें, क्योंकि आने वाले साल में रोग का अधिक प्रकोप होता है। टुकड़ों को गर्म हवा से उपचार करके बुआई करें। गन्ने की रोगरोधी जातियों को 46,032 को, 46,025 को, 94,012 को, 87,044 को शाह, 91,230 तथा को पंत 93,227 लगाएं। संतुलित उर्वरक प्रयोग करें एवं उचित जल निथार रखें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो मित्रों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।